हेलो बच्चों, आरएन साइकोलॉजी क्लास में आपका स्वागत है। अब मैं आपके लिए चैप्टर 3 लेकर आई हूँ साइकोलॉजी का, जो है जीवन की चुनौतियों का सामना। यानी कि हमारी लाइफ में जितनी भी चुनौतियां आती हैं या जितनी भी समस्याएं आती हैं, वो उनका सामना करने के लिए इस चैप्टर में हम इस बारे में ही पढ़ाएंगे आपको। तो सबसे पहले देख लेते हैं, इसमें दबाव दिया है। दबाव क्या है? दबाव जिसे स्ट्रेस भी कहते हैं या फिर प्रतिबल, यानी कि क्या भी कहेंगे इसको, प्रतिबल। दबाव, स्ट्रेस या प्रतिबल भी कहते हैं इसको। तो दबाव क्या है? दबाव एक ऐसी मानसिक स्थिति है जिसमें किसी कठिन परिस्थिति या चुनौती का सामना करने में मानसिक एवं शारीरिक परेशानी होती है। यानी कि जो भी हमारे साथ कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है या दबाव जब हमारे ऊपर शरीर पे आता है, तो उससे हम फिजिकली और मेंटली दोनों ही तरीके से डिस्टर्ब होते हैं। तो जो भी डिस्टरबेंस होता है वो स्ट्रेस कहलाता है। अब स्ट्रेस किस कारणों से होता है, किन कारणों से होता है, तो उसके क्या कारक हैं? जैसे शोर है, भीड़ है, किसी के साथ हमारे खराब रिलेशन है, या फिर रोज स्कूल जाने की समस्या से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो, या फिर दफ्तर जाने के साथ कोई भी घटनाएं घटित होती हैं, तो उनके माध्यम से जो भी स्ट्रेस हमारी लाइफ में आता है या जो भी समस्या उत्पन्न होती है, वो दबाव कारक कहलाते हैं। जो आधुनिक दबाव शोध के जनक जो हैं वो हैंस सेले, ये हैं जो दबाव शोध के जनक कहे जाते हैं। अब आते हैं दबाव के, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दबाव के प्रकार। तो दबाव के 3 प्रकार बताए गए हैं, जिसमें सबसे पहला है भौतिक दबाव या पर्यावरणीय दबाव। पर्यावरण दबाव से मतलब ये है, यानी कि जो भी हमारे आसपास हो रहा है या पर्यावरण के अकॉर्डिंग जो भी हम स्ट्रेस महसूस होता है, वो भौतिक दबाव या पर्यावरण दबाव में आ जाता है। जैसे कि आपका भूकंप है, बाढ़ आना है, आग लगना है, भीड़ से ध्वनि प्रदूषण है, गर्मी है, ठंड है, ये सारी चीजें क्या है, भौतिक दबाव के अंतर्गत आ जाती हैं। दूसरा है आपका सामाजिक दबाव। सामाजिक दबाव के अंतर्गत आ जाता है, जैसे किसी भी परिवार में किसी की मृत्यु होना, या परिवार में किसी का बीमार होना, किसी का डाइवोर्स, किसी के साथ डाइवोर्स होना, और भी जैसे प्रतिकूल प्रतिकूल परिस्थिति हो, या फिर किसी आस पड़ोस में किसी के साथ झगड़ा होना, ये सामाजिक दबाव उत्पन्न करता है। तीसरा है इसमें मनोवैज्ञानिक दबाव। मनोवैज्ञानिक दबाव के अंतर्गत मन में जो भी उत्पन्न होती है दबाव, वो मनोवैज्ञानिक दबाव कहलाते हैं। जैसे इसमें आ जाता है कुंठा है, यानी कि फ्रस्ट्रेशन जिसे हम कहते हैं, फ्रस्ट्रेशन है, द्वंद्व है, यानी कि द्वंद्व के अंतर्गत जब 2 परिस्थितियों के बीच में हमें किसी एक को चुनना हो, तो उस परिस्थिति में जो स्ट्रेस हमारे मन में उत्पन्न होता है, वो मनोवैज्ञानिक दबाव कहलाता है। इसका नेक्स्ट टॉपिक है दबाव के चिन्ह एवं लक्षण, जिसमें क्या होता है कि दबाव के चिन्हों और लक्षणों में किस जो भी सिम्टम्स नजर आते हैं हमारी बॉडी में, या जो भी हमारे मेंटली या जो भी हमारे आसपास इमोशनली जो सिम्टम्स नजर आते हैं, वो जैसे कि स्मृति लोप है, यानी कि मेमोरी लॉस है, एकाग्रता की कमी है, यानी कि जो भी हम ध्यान लगा रहे हैं उसकी कमी है, ठीक से निर्णय ना कर पाना, जब भी हम किसी निर्णय को लेना चाह रहे हैं या कुछ भी, तो उसमें हम ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, नींद की कमी, सिर में दर्द, पीठ दर्द, पेट की गड़बड़ी, निम्न सेल्फ आत्मसम्मान, मनोदशा में तुरंत परिवर्तन, यानी कि जो भी हम हमारे जो शरीर में या फिर जो भी मन में हमारे जो सिम्टम्स या चिन्ह लक्षण नजर आते हैं, वो ये सारे नजर आते हैं। तो इस स्थिति में क्या लगता है कि दबाव है हमारे पास। अब आता है इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रतिबल के स्रोत। तो प्रतिबल के स्रोत में से मतलब है सोर्सेस, यानी कि क्या है जो दबाव को उत्पन्न करते हैं। जैसे जिंदगी की घटनाएं, सबसे पहला है इसमें जिंदगी की घटनाएं। जिंदगी की घटनाओं में क्या है कि जो भी दबाव उत्पन्न होता है, जैसे प्रियजनों की मृत्यु है हमारे उसमें, परिवार के सदस्यों में गंभीर बीमारी हो सकती है,
और या फिर दोस्ती टूट जाना है, या फिर आदतों में जबरन परिवर्तन करना, यानी कि कोई भी हमारी हैबिट है उसको हम जबरदस्ती चेंज करते हैं, तो ये क्या है, जिंदगी की घटनाओं से रिलेटेड है। इसमें एक समायोजन रेटिंग मापनी बनाई थी प्रतिबल को नापने के लिए, जिसे होल्म्स और राहे ने दी थी, जो 1967 में। दूसरी इसकी हेडिंग है दिन प्रतिदिन की उलझने, यानी कि जो भी हमारी लाइफ में दिन में रोजाना घटने वाली जो घटनाएं हैं या रोजाना घटने वाली जो उलझने हैं वो इसमें आ जाता है। जैसे कि खाना बनाने से रिलेटेड हो सकती है, आपका कोई सामान खरीदने से, साफ सफाई से रिलेटेड, या फिर आपका प्रमोशन से रिलेटेड, या फिर किसी कार्य से असंतुष्टि की समस्या, ये दिन प्रतिदिन की उलझनों के अंतर्गत आ जाता है। अब तीसरा है इसका अभिघातक अनुभूतियां। अभिघातक अनुभूतियों में जैसे कि अचानक किसी के मकान में आग लग जाना, या फिर भूकंप का आ जाना, या फिर कोई सड़क दुर्घटना होना, या फिर किसी के घरों के सुनामी लहरों का सामना होना, किसी के साथ या बलात्कार होना, ये सारी चीजें क्या अभिघात अनुभूतियां हैं जो इसके अंतर्गत आती हैं। ये स्रोत हैं जिसके माध्यम से दबाव उत्पन्न होता है। फोर्थ है इसका अभिप्रेरकों का द्वंद्व। अभिप्रेरकों का द्वंद्व में से मतलब ये है कि जब दो या दो से अधिक अभिप्रेरक, यानी कि जो भी मोटिव्स हैं दो या दो से अधिक होते हैं, तो हम उस समय हम क्या होते हैं, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो द्वंद्व मन में उत्पन्न होते हैं वो अभिप्रेरकों का द्वंद्व कहलाता है। जैसे किसी छात्र को ना तो गणित पढ़ना है और ना ही उसको बायो पढ़ना है, तो इसमें क्या होगा कि अगर उसके मम्मी पापा चाह रहे हैं तो अनावश्यक प्रभाव डालने से जो भी उसकी दशा होगी वो किसी एक विषय को उसको पढ़ना पड़ता है। तो ये अभिप्रेरकों के द्वंद्व के से रिलेटेड है। अगर आपका नेक्स्ट टॉपिक है स्वास्थ्य तथा मनोवैज्ञानिक प्रकार पर दबाव के प्रभाव। तो दबाव के प्रभाव हमारे जो भी दिखते हैं वो शरीर पर, मन पर, आपके व्यवहार में, सभी पर आपके दिखाई देते हैं दबाव के प्रभाव, जिसमें आपके आ जाता है सबसे पहला है सांवेगिक प्रभाव, जिसे इमोशनली अफेक्ट बोलते हैं, जिसमें व्यक्ति के दबाव का अनुभव होता है और उसमें जो भी इमोशनली डिस्टरबेंस दिखाई देता है उसके माध्यम से उसमें क्या व्यक्ति में आत्मविश्वास की कमी दिखाई देती है, यानी कि डिप्रेशन दिखाई देता है, उसमें डर दिखाई देता है और उसकी मनोदशा में बार बार बदलाव होता रहता है। जैसे कि एक उदाहरण है इसमें कि जो परीक्षा के समय जो छात्रों में जो दुश्चिंता दिखाई देती है वो सांवेगिक प्रभाव के अंतर्गत आ जाती है। दूसरा है आपका दैहिक प्रभाव। दैहिक प्रभाव में जैसे फिजिकली इफेक्ट बोलते हैं, जिसे व्यक्ति दबाव से ग्रस्त होने पर विशेष प्रकार के जो भी हार्मोन्स हैं वो क्या है ब्लड में मिल जाते हैं, जिसके व्यक्ति बहुत तरह के दैहिक प्रभाव होते हैं। जैसे उसमें हार्ट बीट जो है उसकी तेज चलना है, रक्त परिवर्तन, रक्तचाप यानी कि जो ब्लड प्रेशर में चेंजेस होते रहते हैं वो है, आपका श्वसन गति है, रक्त में चीनी का स्तर क्या है वो कभी कम कभी ज्यादा होता रहता है, तो ये दैहिक प्रभाव के अंतर्गत आ गया। तीसरा है आपका संज्ञानात्मक प्रभाव। संज्ञानात्मक प्रभाव के अंतर्गत आता है इसमें मानसिक क्षमता का ह्रास हो जाता है, यानी कि जो भी मेमोरी है वो कम हो जाती है या फिर उसको काफी नुकसान होता है, तो उसमें निर्णय लेने की क्षमता का भी खत्म हो जाती है, तथा प्रकार में एकाग्रता यानी कि जो भी एकाग्र मन से वो काम करता है उसमें डिस्टरबेंस होता है। और इसके अलावा जो उसमें स्मृति लोप यानी कि जो भी मेमोरी लॉस है वो उसके अंतर्गत दिखाई देती है। चौथा है व्यवहारात्मक प्रभाव, यानी कि जो भी बिहेवियर उसके अफेक्ट पड़ते हैं उसमें सबसे पहला है जैसे कि उसका या तो जो वो अफेक्ट पड़ता है तो व्यक्ति क्या करते हैं, कुछ लोग शराब पीना शुरू कर देते हैं, सिगरेट पीना शुरू कर देते हैं, या फिर लापरवाही बरतते रहते हैं, बड़े लोगों से अपमानित करते रहते हैं उनको, और जैसे लड़ाई झगड़ा करने लग जाते हैं, या फिर किसी भी समय पर वो कोई समाधान नहीं कर पाते हैं, या फिर आपस में वो उनका जो बिहेवियर अफेक्ट दिखने लगता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका दबाव एवं स्वास्थ्य।
दबाव और स्वास्थ्य में जैसे कि मस्तिष्क का हमारे शरीर के साथ गहरा संबंध होता है, ऐसा संबंध होता है जिसके कारण दबाव देर तक हमारे शरीर पर और मस्तिष्क में बना रहता है। शारीरिक स्वास्थ्य की वजह से मानसिक सक्रियता भी हमारी प्रभावित होती है और जिससे कि हमारे शरीर पर ये दबाव दिखता है। जैसे कि आपको लगता होगा कि कभी चिड़चिड़ापन, निराशा, थकान, कमजोरी, ऊर्जा की कमी और साथ में ये देखने को मिलती है। तो ये क्या है, जो हमारे शरीर पे अफेक्ट डालते हैं। तो इस क्षेत्र में शोधकर्ताओं ने स्पष्ट किया है कि जो भी हमारे शरीर में 50 से लेकर 70% तक की जो बीमारियां हैं वो स्ट्रेस के माध्यम से ही होती हैं। तो इसमें जो भी कुछ हमारे लाइफ में कुछ सुखद घटनाएं होती हैं, कुछ दुखद घटनाएं होती हैं, दोनों का ही इफेक्ट हमारी लाइफ में पड़ता है। आपका नेक्स्ट टॉपिक है सामान्य अनुकूलन संलक्षण, जिसे जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम बोलते हैं, इसे शॉर्टकट में गैस बोलते हैं। इसे हैंस सेले ने 1974 में किया है। इसकी 3 अवस्थाएं बताई हैं यानी कि, तो इसमें सबसे पहली अवस्था है सचेत प्रतिक्रिया की अवस्था, जिसे अलार्म रिएक्शन भी बोलते हैं। अलार्म रिएक्शन में जिसमें जब व्यक्ति के सामने कोई भी दबाव कारक होता है और उसका क्या है, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र उत्तेजित होकर एड्रेनल पीयूष कॉन्ट्रैक्ट तंत्र को उत्तेजित कर देता है, जिसका परिणाम ये होता है कि रक्त में कुछ हार्मोन्स की अधिकता क्या है, वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हृदय गति में परिवर्तन होता है, आपका ब्लड प्रेशर में चेंज आ जाता है, जी मिचलाना, सिर दर्द की शिकायत, आपका बुखार आदि समस्या देखने को मिलती है। दूसरा है प्रतिरोध की अवस्था, जिसे रेजिस्टेंस बोलते हैं। इसमें क्या है कि स्ट्रेस को लंबे समय तक ज्यादा रहता है, तो उसमें क्या है, जब तनाव प्रतिबल को आघात से उभरने का प्रयास करता है या फिर सामान्य स्थिति में लौटने की स्थिति को प्रतिरोध की अवस्था कहा जाता है। इसमें तीसरी है पारिश्रांति की अवस्था, जिसे थकावट की अवस्था भी कह सकते हैं। इसमें क्या है, जो व्यक्ति की ऊर्जा क्या है, उस शरीर में ऊर्जा समाप्त होने लगती है या फिर जो तनाव से लड़ने में वह असमर्थ हो जाता है, तो ये वाली अवस्था उत्पन्न होती है। अब आती है इसमें दबाव एवं असंक्रामय तंत्र यानी कि स्ट्रेस एंड इम्यून सिस्टम। तो क्या है, हमारे दबाव के टाइम पे जो हमारा इम्यून सिस्टम भी खराब हो जाता है, तो जो भी हमारे शरीर से लड़ने वाले जैसे बैक्टीरिया या वायरस होते हैं उनसे लड़ने में मदद क्या है, हमारा शरीर जो करता है। तो अगर हमारे शरीर में दबाव होगा तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर बीमारियां उत्पन्न होने लग जाएंगी। तो जो भी हमारे शरीर में रक्त कणिकाएं होती हैं, वो जैसे कि इसमें बी सेल्स होता है, जो बैक्टीरिया या फिर उससे लड़ने में क्या करता है, मदद करता है और कैंसर ट्यूमर से लड़ने में मदद करता है तथा शरीर को बचाता है। जिसमें टी सेल्स क्या होता है, जो अटैकर होते हैं उनसे टी कोशिका बी कोशिका को मदद करता है और HIV से जो टी कोशिका को प्रभावित करता है, पर उन पर विजय पाकर शरीर में एक जिसे रोग होता है वो एड्स से मात्र जिसमें टी सेल्स क्या है, उसमें जो एक अटैकर होता है उसे टी कोशिका बी कोशिका की मदद करता है, जिसमें HIV को प्रभावित करता है, उन पर विजय पाकर क्या है, एक विशेष प्रकार का जो एड्स होता है उसको वो कहा जाता है। इसमें एन सेल्स में क्या है, अगर स्ट्रॉन्ग हो तो ये कैंसर ट्यूमर से नेचुरल किलर खराब हो चुका है। इससे क्या है, नेगेटिव जो इमोशंस से खराब होता है और जैसे इम्यून सिस्टम हमारे को क्या है, इसकी वजह से जो हमारी शारीरिक और मानसिक जो इलनेस है यानी कि बीमारी है, वो जैसे चिंता है आदि का सामना करता है। और इसमें क्या है, अगर हमारा इम्यून सिस्टम अगर अच्छा होगा तो क्या होगा कि जो कि नेगेटिव इमोशंस को क्या है कम रिलीज करेगा और हमें हमारे जो स्वास्थ्य को बनाए रखेगा। नेक्स्ट टॉपिक है प्रतिबल का सामना करना। इसे लेजरस और फॉल्कमैन ने दिया है 1984 में। इन्होंने 2 उपाय बताए हैं। सबसे पहला उपाय है समस्या केंद्रित समायोजित उपाय। इसमें क्या है कि जो भी इस तरह के उपाय में क्या है, व्यक्ति के सामने जो दबाव कारक का मूल्यांकन करता है और कई ऐसे उपाय करता है जिसके माध्यम से क्या उसमें वह परिवर्तन कर सके या फिर उसमें चेंज ला सके।
तो क्या है इसमें उपाय करता है जिसके माध्यम से क्या उसमें परिवर्तन करके उनको या तो दूर करने में सफल हो सके। इन सभी वैकल्पिक के समाधानों के संभावित लाभ या हानियों के बारे में भी वे मूल्यांकन कर सके कि कौन सी उपाय सही रहेगा हमारे लिए। तो नेक्स्ट टॉपिक है संवेग केंद्रित समायोजित उपाय। संवेग केंद्रित समायोजित उपाय में क्या है, इन उपायों में उपयोग वहां किया जाता है जहां की दबाव उत्पन्न करने वाली समस्या इतनी गंभीर होती है कि उनको बदला नहीं जा सकता या फिर उनको चेंज नहीं किया जा सकता। तो इनमें भी दो उपाय बताए हैं। सबसे पहला इसमें व्यवहारात्मक उपाय, यानी कि खास खास तरीके के ऐसे व्यवहार उत्पन्न करता है या फिर ऐसे व्यवहार करता है जिसकी वजह से प्रतिबल यानी कि स्ट्रेस को कम किया जा सके। दूसरा है इसमें संज्ञानात्मक उपाय। संज्ञानात्मक उपाय के अंतर्गत क्या है कि जो भी हम क्या है जो अपनी गलतियों को दूसरों पे मढ़ने का काम करते हैं, यानी कि अगर कोई भी हम अपने अहम को बचाने के लिए जो भी गलतियां करते हैं तो उनको बचाने के लिए हम दूसरों पे आरोपित कर देते हैं अपने जो प्रॉब्लम्स है, तो वो उसके अंतर्गत आता है। जैसे उसमें फ्रायड ने उन्होंने अहम प्रतिरक्षा युक्तियां जो दी हैं वो इसी के अंतर्गत आती हैं। एडलर और पार्कर ने भी कुछ समायोजित उपाय बताए हैं जो 1999 में उन्होंने 3 उपाय बताए हैं, जिसमें सबसे पहला उपाय है कार्य उन्मुखी उपाय। कार्य उन्मुखी उपाय में क्या है, जो भी दबावग्रस्त परिस्थितियां होती हैं उनकी पर्याप्त सूचना को प्राप्त करना तथा उसके परिणाम के बारे में सोचना। दूसरा है संवेग उन्मुखी उपाय। संवेग उन्मुखी उपाय के अंतर्गत क्या है कि जान के अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है, साथ में खुद को ये बताना कि ये नहीं हो सकता या फिर जो प्रॉब्लम है ये नहीं हो सकती, जैसे कि हमारे को गुस्से पे कंट्रोल करना या फिर फ्रस्ट्रेशन पे कंट्रोल करना आदि, इस तरह के उपाय कार्य संवेग उन्मुखी उपाय में है। परिहार उन्मुखी उपाय। परिहार उन्मुखी उपाय के अंतर्गत आ जाता है कि व्यक्ति क्या हो सकता है या फिर अपने आप पर कितना स्ट्रेस को कितना अवॉइड कर सकता है या फिर उसको कितना अपने आप पे हावी नहीं होने दे सकता है या फिर उसको ध्यान में नहीं देता है, तो पर्यावरण उन्मुखी उपाय के अंतर्गत आ जाता है। अब आता है दबाव प्रबंधन के तरीके, यानी कि कौन सी ऐसी टेक्निक है जिसके माध्यम से हम दबाव को कम कर सकते हैं ना। तो सबसे पहला है स्थिरीकरण प्रविधि। स्थिरीकरण प्रविधि के अंतर्गत क्या है, यानी कि हम शांत बैठ जाओ, अपने आप को बोलो कि सब ठीक है, यानी कि सारी चीज को हम मान ले कि सारी चीजें ठीक है, अपने आप को रिलैक्स फील कराओ कि जिसमें लगे कि कोई परेशानी नहीं है, और अपने आप को टेंशन से मुक्त रखने के लिए स्थिर प्रविधि विधि के अंतर्गत आता है। दूसरा है मनन विधि, यानी कि मेडिटेशन। जैसे कि योगिक मेथड के द्वारा जो भी हम अपने थॉट्स को कंट्रोल करते हैं या इधर उधर की बातों में भाग रहा होता हमारा मन, तो क्या उनको कंट्रोल करने का काम मनन विधि के अंतर्गत किया जाता है। थर्ड है सृजनात्मक मानस प्रत्यक्षकरण। सृजनात्मक मानक प्रत्यक्षकरण में क्या है, जैसे कि ये वाली टेक्निक क्या है, अधिकतर मनोवैज्ञानिक अपनाते हैं। जैसे कि आंखें बंद करके कहें, आप इमेजिन करो कि ये सारी चीजें हो रही हैं, या फिर आप ये सोचो कि मैं ये कर रहा हूं, तो ये इस तरह की सृजनात्मक मानस प्रत्यक्षकरण के अंतर्गत आती है। फोर्थ है बायो फीडबैक। बायो फीडबैक के अंतर्गत क्या है कि जो भी यानी कि मशीनों के माध्यम से, यानी कि शरीर के ऊपर कुछ मशीनों का यूज करके क्या है, जो कि उसकी रक्तचाप है या फिर हार्ट बीट है, उनका पता लगाते हैं बायो फीडबैक में, और पता लगाते हैं कि वो के शांत अवस्था में उसकी जो हार्ट बीट है किस तरह से चलती है, और जब वो दबाव की स्थिति में होता है तो किस तरह के उसकी हार्ट बीट हो जाती है। तो उसको नियंत्रण करने का काम या दिन प्रतिदिन जिंदगी में जो भी परेशानी है उनको ट्रांसफर करना बायो फीडबैक में वो सीख लेता है। फिफ्थ है व्यायाम। व्यायाम करने से भी जो इतने भी हमारे दबाव है उनको मैनेज करना आ जाता है, तो कहीं ना कहीं अपने आप को रिलैक्स फील हो जाता है, उससे मन शांत रहता है व्यायाम करने से। 6 पॉइंट है इसमें संज्ञानात्मक व्यवहार परक विधियां। संज्ञानात्मक व्यवहार परक विधियां जिसमें क्या है कि जो भी ये भी बहुत यूज के लिए आता है, मनोविज्ञान अधिकतर यूज करते हैं इसको। तो इसमें क्या है, आपको लॉजिकली सोचना होता है या समझाना होता है अपने आप को
कि सब कुछ ठीक चल रहा है, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसको हम समझ नहीं सकती, जिसमें उसमें मूल्यांकन करना आ जाता है, उसको अपने कौन सी परेशानी है जिसको वह मूल्यांकन कर सके, या जो भी दबाव हाथ से यानी कि जिसकी वजह से उसको प्रॉब्लम हो रही है, या फिर जो भी अनुपयोग यानी कि जो भी चीजें, जैसे कि अगर इसमें एक एग्जांपल दिया जाए संज्ञानात्मक व्यापार परख के अंतर्गत, कि मान के चलो एक पढ़ाई का स्ट्रेस है, तो पढ़ाई का जब एग्जाम टाइम में आपने पढ़ाई का स्ट्रेस आ रहा है, तो क्या क्या कहीं ना कहीं आपने पढ़ाई नहीं की होगी जिसकी वजह से वो स्ट्रेस है, तो वो स्ट्रेस कैसे कम होगा, यानी कि अगर आप पढ़ाई करोगे तो वो कहीं ना कहीं वो स्ट्रेस इसके माध्यम से कम हो सकता है। तो अब आता है इसमें घनात्मक, नेक्स्ट टॉपिक है आपका घनात्मक स्वास्थ्य एवं कुशलक्षेम को उन्नत बनाना, यानी कि जो भी हमारा स्वास्थ्य है उसको कैसे पॉजिटिव जो हेल्थ है उसको कैसे उन्नत बनाया जाए। तो सबसे पहले इसमें दबाव रोधक व्यक्तित्व है, इसके अंतर्गत क्या है कि सबसे पहले इसमें 3 पॉइंट दिए हैं, जिसमें वचनबद्धता यानी कुछ अपने आप को आपसे कमिटमेंट करना होता है कि कुछ चीजें करनी है या फिर मुझे ये काम करना ही है, और उन चीजों को करने में आप अपने आप को कितना कंट्रोल कर सकते हो, या फिर उनको कितना चुनौती दे सकते हो कि मैं आपको अपने आप को पॉजिटिव बनाने में उन चुनौतियों को फेस कर सकते हैं। इसमें दूसरा है जीवन कौशल। जीवन कौशल के अंतर्गत क्या है कि सबसे पहला है दृढ़ निश्चय, यानी कि आप विश्वास के साथ अपने आप को अपने मन की बातों को बताना, दृढ़ निश्चयता, जैसे कि उसमें लोगों को जिससे आप अपने अंदर की आत्मविश्वास को काफी प्रभाव पड़ता है दृढ़ निश्चयता के अंतर्गत। दूसरा है विवेकी चिंतन। विवेकी चिंतन के अंतर्गत आप कितना नेगेटिव नहीं, मतलब नेगेटिव सोच रहे हैं, या फिर उसके अगर आपने नेगेटिव सोचा तो जैसे नेगेटिव ही होगा, अगर हम पॉजिटिव सोचते तो हमारे साथ पॉजिटिव होता है, यानी कि कितना हम विवेकपूर्ण के साथ जो थिंक कर सकते हैं। समय प्रबंधन यानी कि टाइम मैनेजमेंट, यानी कि सही समय पर सही चीजों को करना या टाइम रहते करना, वो समय प्रबंधन के अंतर्गत आ जाता है, तो इसकी वजह से हमें स्ट्रेस नहीं होता है। आत्म देख रेख यानी कि हम अपने आप को देख रेख करते हैं, अच्छा खान पान खाते हैं पीते हैं, तो क्या है कहीं ना कहीं हम स्ट्रेस हमें नहीं होगा। बुरी आदतों से निपटने के लिए क्या है कि जो भी हमारी आदतें हैं उनमें कुछ ना कुछ परेशानियों को, जो भी आदतें हैं, दोबारा से करिए, इसमें है बुरी आदतों से निपटना। बुरी आदतों से निपटने से ये है कि जितनी भी हमारे अंदर जितनी भी बुरी आदतें हैं उनसे कैसे निपटा जाए, उनको कैसे शॉर्ट आउट किया जाए, जिसकी वजह से हमारे स्ट्रेस को कम किया जा सके। संबंधों को उन्नत बनाने में यानी कि हम क्या करते हैं कि दूसरों की बातों को तो बड़ी ध्यान से सुनते हैं, लेकिन जब भी हमारे घर में कोई बात कही जाती है तो उसमें हम ध्यान नहीं देते। जैसे अगर कोई कहे कि सुबह जल्दी उठ के आपको काम करना है, तो कहीं ना कहीं हम उठने में दिक्कत करेंगे, लेकिन कभी और कोई बाहर का कहेगा तो उसमें क्या है हम जल्दी उठ जाएंगे और उस काम को प्रॉपर तरीके से भी कर लेंगे और हमें कोई टेंशन भी नहीं होगी। तो इसीलिए संबंधों को उन्नत बनाना भी जरूरी है, यानी कि वो चीज जो हम बाहर के लिए कर रहे हैं वो अपने घर के लिए भी वही सोच होनी चाहिए, जिसकी वजह से हमारे संबंधों में उन्नत बनाया जा सकता है। इसके अलावा आता है सकारात्मक स्वास्थ्य को उन्नत बनाना। सकारात्मक स्वास्थ्य यानी कि पॉजिटिव हेल्थ जो है उसमें क्या है कि जिसकी वजह से हम अपने आप को उन्नत बना सके, जिसमें सबसे पहला है संतुलित आहार, यानी कि जब भी हम अच्छी डाइट लेंगे तो कहीं ना कहीं स्ट्रेस को कम करने में या फिर अपने पॉजिटिव हेल्थ को बनाए रखने में सबसे ज्यादा महत्व संतुलित आहार है, यानी कि अच्छी डाइट का लेना है, जिससे हम स्वस्थ रहते हैं। जब स्वस्थ रहेगा तो स्ट्रेस भी हमारे ऊपर हावी नहीं होता है। दूसरा है व्यायाम। एक्सरसाइज करने से कहीं हद तक कुछ बीमारियां हैं या कुछ दबाव हैं उनको कम किया जा सकता है। घनात्मक मनोवृत्ति, पॉजिटिव एटीट्यूड, यानी कि पॉजिटिव एटीट्यूड होगा तो हम बहुत सारी परेशानियों को भूल सकते हैं और जो भी हमारी पॉजिटिव हेल्थ है उस पर काफी असर पड़ता है पॉजिटिव एटीट्यूड का, क्योंकि नेगेटिव लोगों के साथ रहकर या नेगेटिव एटीट्यूड होने से हमारे अंदर नेगेटिविटी आती है। अब आता है सकारात्मक, इसके अलावा सकारात्मक चिंतन यानी कि पॉजिटिव थिंक। जैसे कि आप जानते हो कि पॉजिटिव थिंक से मतलब ये है कि जितना भी हम सोच रहे हैं वो हमारी थिंक है ना पॉजिटिव रहती है, तो कहीं ना कहीं हमारे जो हेल्थ है उस पर पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है। तो इसीलिए पॉजिटिव सोचना भी हमारे स्वास्थ्य के लिए काफी लाभदायक है। सामाजिक समर्थन,
सामाजिक समर्थन में क्या है कि जब भी जो भी सोशल सपोर्ट है वो उसको बनाए रखने के लिए कि क्या है कि जो हमारे आसपास के लोग हैं उनके साथ हमें पूरा सहयोग करना चाहिए, उनकी हेल्प करनी चाहिए, उन लोगों की मदद करनी चाहिए और कहीं हद तक ऐसा ऐसा करने से अपने आप को संतुष्टि मिलती है या फिर हमें जो पॉजिटिव हेल्थ मिलता है या फिर जो भी हमें अच्छा सोचने के लिए मिलती है। तो ये चैप्टर आपका यही फिनिश होता है। इसके बाद नेक्स्ट जो चैप्टर है वो आपका जल्दी ही लेकर आऊंगी। इससे पहले अगर इस चैप्टर में आपका कोई भी टॉपिक ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हो और मेरी वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए। थैंक यू।